हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात की थी और उसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक, चलो तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। तो सबसे पहला हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक इक्वेशन ड्राइव किया, दैट वाज 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 कितना था A0 अपॉन AT। उसके अलावा हम लोगों ने सीखा था किसी भी टाइम t पर अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना बनेगा A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। उसके अलावा हमने यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें पता की थी, जैसे हमने एक पता किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। वैसे तो मैंने मना कर देते याद नहीं रखना है, बट अगर याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बताओ क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला और उसका एक्सप्रेशन कितना आया था, वैल्यू कितनी आएगी था, तो वो A0 माइनस AT अपॉन A0, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, लेकिन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। ठीक, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला था। अपने को याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हम A0 माइनस AT से डिराइव कर सकते हैं किसी भी टाइप पर। ठीक, चलो इसके बाद हम लोगों ने और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी शायद फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। एक हम लोगों ने सीखा था कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम होता है x% कंप्लीशन के लिए, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। इसका हमने फॉर्मूला बनाया था 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x। ऑल्दो ये फॉर्मूला अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे में साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी सर्टेन फ्रैक्शन को कंप्लीट करने में लगा टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे आप इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोलर लो चाहे 10 मोलर लो, अगर टाइम सेम है, मान लो पहले 10 मिनट में 20% रिएक्शन हो रही थी, तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन बदल दोगे तब भी 10 मिनट में कितनी रिएक्शन होगी, 20% ही रिएक्शन होगी। ठीक, चलो तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कस की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आई थिंक अपने पास 3 पॉइंट हो गए थे, दिख रहा है कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए ना, मतलब नहीं कैरेक्टरिस्टिक में कितने पॉइंट कवर किए हम लोगों ने। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया और उसमें बस बात T75 नहीं, तो उसका हेडिंग नंबर कौन सा था, चलो ठीक है नंबर डाल लेना आप लोग अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं नंबरिंग का। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली मैं चेक कर लेता हूँ, दिखाना एक बार। चलो तो देखो ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम यहाँ पर ना एक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। ठीक, वो इक्वेशन क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यहाँ पर भी काम में आएगा केमिकल काइनेटिक्स में, और साथ में आपके रेडियो एक्टिविटी आप चैप्टर पढ़ोगे वहाँ बहुत ज़्यादा काम में आता है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या है, आप लोगों ने इक्वेशन बनाया कि K इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन टी ln A0 अपॉन AT। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ। बताओ क्या मैं K को ln 2 अपॉन टी हाफ लिख सकता हूँ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 अपॉन टी ln ऑफ A0 अपॉन AT होगा। तो आप क्या करो, इस t को भेज दो इधर। जैसे इस t को इधर भेजोगे, देखो ln A0 अपॉन AT की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, t अपॉन टी हाफ इंटू ln 2। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करो, इस टर्म को मैं 2 की पावर में भेज सकता हूँ। जैसे मैं इसको पावर में भेजूंगा, बताओ ln A0 अपॉन AT किसके इक्वल हो जाएगा, ln ऑफ 2 टू द पावर t अपॉन टी हाफ होगा। देखो ln कैंसिल, बताओ यहाँ से A0 अपॉन AT की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 टू द पावर t अपॉन टी हाफ। अब जो t अपॉन टी हाफ है इसको मैं लिख देता हूँ n। तो जैसे मैं इसको n लिखूंगा, देखो ये बन जाएगा 2 टू द पावर n, और यहाँ से अगर आप इसे अरेंज करो तो मैं लिख सकता हूँ AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर n। या फिर इसको आप और ठीक से अरेंज करके लिखना चाहो
तो सकते हो AT इक्वल टू A0 इंटू हाफ टू द पावर n। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसको हम लोग कई बार यूज करेंगे। इससे कई क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया करोगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जो आपने n लिखा है, n बताओ n किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू t अपॉन t हाफ, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अभी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ है 5 मिनट, ठीक? तो अगर हाफ लाइफ 5 मिनट है तो बताओ 10 मिनट का मतलब क्या हो गया? 10 मिनट का मतलब हो गया 2 हाफ लाइफ। अगर मैं आपसे बोलूं 15 मिनट तो उसका मतलब कितना होगा? 3 हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होती है? गिवन टाइम को आप हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगी? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल जाएगी, ठीक? A0 वही आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम t के बाद कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस इक्वेशन को अपने को यूज करना है। कब यूज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखना होगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं आपको दे सकता हूं, दैट इज यूज दिस। पहला पॉइंट, व्हेन गिवन टाइम इज अ मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ, ठीक? कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अगर गिवन टाइम एक सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? हाफ लाइफ का, तो आप इस इक्वेशन को जरूर यूज करें, जल्दी आंसर्स आपको मिलेंगे। या फिर गिवन कॉन्सेंट्रेशन जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना? 2 टू द पावर में कुछ बन रहा है, 2 टू द पावर 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, तब भी आपको इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, ठीक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर इसमें कुछ और चीज़ें मेरे को आपको सिखानी है जो फर्स्ट ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करती हैं। फिर इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ करना सीख पाए। सही है? चलो कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड कह रहा है कि रेट कांस्टेंट K फॉर a first order reaction is 1.386 minute inverse. What you have to do is you have to calculate the concentration of reactant left after 8 minutes. 8 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, ये आपको क्या करना है? पता करना है, ठीक? तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्या करो, कभी भी ना आपको डायरेक्ट देखता हुआ क्वेश्चन वो नहीं देगा। आपको अप्रोच कैसे बनानी चाहिए? आप हमेशा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको K की वैल्यू दी है तो पहले आप एक बार इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लो। धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाएगा, ठीक? अपने आप ही कि हाफ लाइफ निकालनी चाहिए या फिर नहीं, वो आप क्वेश्चन से सीखोगे। मैं बताता हूँ कैसे। आप मुझे बताओ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? 0.693 अपॉन K। तो अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये इसका मल्टीपल है ना? तो कभी भी रेट कांस्टेंट अगर आपको 0.693 के मल्टीपल की फॉर्म में दिख रहा है तो पहले आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको उसकी हाफ लाइफ पता है तो देखो इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये 1/2 आएगा, ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल करेगा और इसकी हाफ लाइफ कितनी आ गई? 0.5 मिनट, ठीक? अब आप मुझे बताओ ये जो गिवन टाइम है क्या ये हाफ लाइफ का मल्टीपल है? कितने टाइम्स मल्टीपल है? 16 टाइम्स मल्टीपल है। बस अब अपने को ये फॉर्म यूज करना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालूं तो देखो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी हो गई? गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ, दैट वुड बी 16 हाफ लाइफ। तो बताओ A लेफ्ट कितना होगा? AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू 1/2 टू द पावर 16। यहाँ से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्दो मैंने तो आर्बिट्री वैल्यूज दी थी इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, आंसर तो आप इस फॉर्म में दे ही सकते हो। तो ये था एक और छोटा सा पॉइंट, ये आपके बहुत काम में आएगा। यहाँ तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में भी अपने बहुत काम में आता है। अभी आगे चलकर हम चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, जो पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। उसके सारे न्यूमेरिकल्स जो आप यहाँ पढ़ रहे हो फर्स्ट ऑर्डर में,
उसी के बेसिस पर सॉल्व होंगे। खैर उसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर और उसको डिस्कस करते हैं। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और कई बार ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स दे देती है। तो आओ डिस्कस करते हैं क्या है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो देखो क्या है अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। पहले मैं लिख लेता हूं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में, फिर आपको समझाऊंगा क्या है। आप लिख दो यहां पर स्टेटमेंट कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम टाइम में सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सपोज मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्टेंट है ए, ये पहले 10 मिनट में मान लो 10% डीकंपोज होता है, ठीक। तो देखो पहले 10 मिनट में इसका 10% चला गया, बताओ इसका 10% चला गया तो ये बचेगा कितना, जल्दी बोलो। 90%। तो 90% का मतलब कितना हो गया, 0.9 A0 होगा। अब अभी क्या कहना चाह रहा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 10 मिनट में अगर ये 10% गया तो बताओ अगले 10 मिनट में कितना जाएगा, वही 10% जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, पहले 10% था ए का, अब 10% किसका होगा, 0.9 A0 का। तो देखो अगेन अगर ये 10% गया तो बचेगा कितना, 90%। तो 90% 0.9 इंटू 0.9 कितना हो गया, 0.81 A0 होगा। फिर से बताओ अगले 10 मिनट में ये कितना जाएगा, 10%, लेकिन अब 10% किसका, 0.81 A0 का। तो बचेगा कितना इसका, 90%। तो इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.729 A0 होगा। बताओ उसके अगले 10 मिनट में फिर कितना जाएगा, कितना, 10% किसका, 0.729 A0 का। तो इसको फिर आप 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो अगली वैल्यू। इस तरह से क्या होगा, हर 10 मिनट में ये 10% कम होता जाएगा और ये रिएक्शन इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। मैंने आपको बताया था कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ सबको दिख भी रहा है, पहले इसका 10%, फिर जो बचा उसका 10%, फिर जो बचा उसका 10%, इस तरह से 10-10% करके टूटता रहेगा और अल्टीमेटली इनफाइनाइट टाइम तक आपकी रिएक्शन चलती रहेगी। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। और ये आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सही है, चलो इसको आपने कॉपी कर लिया, अब इसको आप कॉपी कर लो। फिर मैं इसका एक और यूज बताता हूँ। आपको याद हो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रूव किया था कि T75% कितना होता है, हाँ 2 टाइम्स ऑफ T12। और क्या किया था हमने, T87.5% कितना था, 3 टाइम्स ऑफ T12। और T99.9% वो कितना था, 10 टाइम्स ऑफ T12 था ना। तो इसको तो नहीं, पर इन दोनों को हम लोग इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूं पहले, मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए मेरे पास आपको। मैं एक चीज पे नहीं रुक सकता हूं, आप देखो ध्यान से, 0.9 A0 और A, ठीक है। मैं इसमें इससे डिवाइड करूं या इसमें इससे डिवाइड कर लो, आपकी इच्छा जैसे कर लो। ये कर लेते, ज़्यादा आसान है ना, या ऐसे कर लो, चलो ऐसा करो, A/A0 बाय 0.9 A0, बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/9, ठीक है। फिर क्या करो, इसमें इससे डिवाइड करो, तो 0.9 A0 अपॉन 0.81 A0, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 10/9 आएगा। इसी तरह 0.81 A0 को
आप डिवाइड करो फिर से 0.729 ए नॉट, फिर से कितना आ जाएगा 10 मिनट। तो देखो अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं, इसको फोर्थ बोल दूं, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये हो गया कॉमन रेशियो, हो गया ना। और जब हम कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं तो बताओ ये टर्म्स कौन सी प्रोग्रेशन में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर ध्यान रखना, अगर टाइम इंटरवल सेम है सिर्फ तब, अगर टाइम इंटरवल अलग अलग हुए तो हम ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या बोल सकते हैं, इसको आप चाहो तो नोट डाल के लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने काम में आएगा। ये एक ट्रिक है कि फॉर सेम टाइम इंटरवल, concentrations are in GP for a first order reaction। ठीक, तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशंस हमेशा किसके अंदर होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होती है। ये रहा आपके सामने प्रूफ, और अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे हम इसको दोबारा से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसको मैं आपको आगे चल के ऐसे ट्रिक भी लिखवाऊंगा, जीरो ऑर्डर के लिए भी होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी होता है, तो वो क्या होता है मैं बताऊंगा, बट अभी मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता दिया। ठीक, चलो इसी चीज को प्रूव करते हैं। आगे देखो आप, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ली ए नॉट, ठीक बताओ एक हाफ लाइफ में कितना रिएक्टेंट डीकंपोज होता है, एक हाफ लाइफ में हाफ। ठीक, तो देखो अगर हम बोलें एक टाइम है टी हाफ के बराबर, तो ए नॉट से कितना पहुंच जाएगा, ए नॉट बाय 2। ठीक, अब आप इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, हमने क्या लिखा, सेम टाइम इंटरवल में सेम फ्रैक्शन कंप्लीट होगा। अगर ये पहले टी हाफ में आधा जा रहा है तो बताओ ये अगले टी हाफ में कितना जाएगा, उसका भी आधा, यानी ये कितना बचेगा, ए नॉट बाय 4। बताओ उसके अगले टी हाफ में ये कितना बचेगा, जितना है उसका आधा, ए नॉट बाय 8। बताओ उसके अगले टी हाफ में ये कितना बचेगा, ए नॉट बाय 16। और बताओ क्या रिएक्शन कभी रुकेगी, ये जितना है उसका आधा होता चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक ये रिएक्शन क्या होगी, चलती रहेगी। बोलो कोई दिक्कत, सही है। चलो अब इससे हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, देखते चलना। बताओ क्या मैं ए नॉट बाय 2 को 0.5 ए नॉट लिख सकता हूं, क्या मैं ए नॉट बाय 4 को 0.25 ए नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं 0.125 ए नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं 0.0625 ए नॉट, सही है ना, लिख सकते हैं। चलो बहुत ध्यान से देखना जब आप ए नॉट से ए नॉट बाय 4 आ गए, एक टी हाफ, दो टी हाफ, बताओ टोटल कितना टाइम हो गया, 2 टी हाफ। बताओ 2 टी हाफ के बाद ये बचा कितना, 25% लेफ्ट है ना, 0.25 ए नॉट का 25%। अगर ये 25% बचा है तो बताओ ये डीकंपोज कितना हुआ होगा, 75%। तो यहां पर ये 75% डीकंपोज हो चुका है। बताओ जो टी 75% है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ के बराबर। ये मैंने प्रूव किया था पहले भी, अभी लिखवाया भी मैंने आपको, सिंपल है ना भाई। 2 टी हाफ में 25% बचा है तो 75% गया होगा, मतलब 75% डीकंपोजिशन का टाइम किसके बराबर है, 2 टी हाफ के बराबर है। ऐसे ही और आगे चलो, और आगे कहां चले, यहां चलो। आप ए नॉट से पहुंचे ए नॉट बाय 8। बताओ 0.125 को क्या मैं 12.5% लिख सकता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12.5% बचा, 12.5। बताओ डीकंपोज कितना हुआ होगा, ये कितना हुआ होगा, 87.5% डीकंपोज हुआ। और बताओ कितने हाफ लाइफ में हुआ, 1 2 3, तो 3 हाफ लाइफ में ये 87.5% डीकंपोज हुआ। इसका मतलब 87.5% डीकंपोजिशन का टाइम किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ के बराबर होगा। ऐसे ही आप आगे चल सकते हो। बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, 6.25% लेफ्ट। बताओ अगर 6.25% लेफ्ट है तो ये डीकंपोज कितना हुआ होगा, 93.75% हुआ होगा। तो बताओ
T 93.75% कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो कॉपी करो, फिर हम मूव करेंगे अपनी अगली कैरेक्टरिस्टिक पे। चलो, तो इस चीज को हम लोगों ने यूज करना सीख लिया है। अब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में हाफ लाइफ का टाइम, गिवन टाइम अगर हाफ लाइफ का मल्टीपल मिले लगे तो आप इसी फॉर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर मूव करते हैं इसके अगले पार्ट पर, दैट इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा एनालाइज करते हैं चीज़ों को। हमने पढ़ा था AT इक्वल टू क्या होता है, A0 इंटू ई टू द पावर माइनस KT। ठीक, अब आप क्या करो, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, तो ये क्या बनेगा ln ऑफ AT इज इक्वल्स टू A इंटू बी में लॉग लूंगा तो बनेगा ln ऑफ A0 इंटू ln ऑफ ई टू द पावर माइनस KT। पावर को आगे लाओगे तो साथ में बनेगा माइनस K इंटू T। एक फॉर्म तो इसकी ये बनी। या फिर अगर आप नेचुरल लॉग ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करो तो आप यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी करोगे, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ। तो बताओ, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साथ में, log टू द बेस 10 AT इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ऑफ A0 माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T। तो ये दो फॉर्म्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अपने इक्वेशन को लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसे दो फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर दो तरह के ग्राफ्स बना सकता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक ln ऑफ AT और एक T। तो अगर आप ln ऑफ AT और T में ग्राफ बनाओ, चलो छोटे टुकड़े तो है ही नहीं, इसी से बना लेते हैं। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ बिटवीन ln AT वर्सेस T। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। ये ln AT है, इसको y एक्सिस की तरफ लिया तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन, वेरिएबल टाइम x की तरफ तो c माइनस एम एक्स। तो y इक्वल टू c माइनस एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया जिसका इंटरसेप्ट तो होगा पॉजिटिव। तो ये इंटरसेप्ट तो आपको दे रहा है ln A0 की वैल्यू, और इसकी स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। तो स्लोप किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ k की होगी। सेम इसी तरह अगर आप बात करो यहाँ पर, देखो इस वाले पार्ट में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू, या फिर ग्राफ दे देगा और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ग्राफ ln AT और log टू द बेस 10 AT में है तो ग्राफ का नेचर सेम होगा लेकिन उसकी स्लोप में डिफरेंस होगा। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर भी ग्राफ वैसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। बस इस बार इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, log टू द बेस 10 A0 के, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप, इस केस में स्लोप किसके इक्वल होगी, माइनस K अपॉन 2.303 के। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार आपको ऐसे ग्राफ दे देगा तो एक बार ढंग से देख लेना कि ग्राफ ln AT में है या फिर log AT में है, क्योंकि जिस वेरिएबल की फॉर्म में होगा उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर मिलेगा। तो ये पार्ट भी आपको रटना नहीं है। AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT आपको रटा हुआ है, याद है। इसके दोनों साइड log लेके सॉल्व कर लो और जो वेरिएशन आपको चाहिए उसे आप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो। अगेन ये ध्यान देना कि ln में है इक्वेशन या फिर log टू द बेस 10 में है। ठीक, चलो कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, ताकि ट्राई कर लें, अब देख लो कि वैरायटी आपसे कैसी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन बना लिया मैंने, देखो आपके लिए कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन ln AT एंड T, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल नहीं दिया आपको, आपको ये वाला एंगल दिया है कि ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक। तो ये लाइन यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और आपको ये बताना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट will be left
आफ्टर 3.5 मिनट्स। ठीक, यहां पर टाइम ही आपको मिनट में दिया हुआ है और ln2 को आपको 0.7 लेकर काम चलाना है। ठीक, तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक ट्राई दो इसको, देखते हैं आप इसको सही सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। चलो तो देखो क्या है इसका आंसर। इसको आपको ए नॉट के टर्म्स में सॉल्व करना है कि मैंने आपको इनिशियल कंसिडरेशन नहीं दी है, तो परसेंटेज के टर्म में आप बता सकते हो कितना परसेंट बचा होगा। ठीक, आंसर आपका आना चाहिए ए नॉट बाय 32 के आसपास। देख लेते हैं आपने सही सॉल्व किया या फिर नहीं। देखो ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री, ठीक है, बताओ ये एंगल भी 45 होगा और ये 45 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 135 डिग्री। तो पहली चीज़ तो आपको इस लाइन की स्लोप मिल गई। जैसा हमने भी डिस्कस किया, इस लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है, रेट कांस्टेंट के। तो के हो गया माइनस के बराबर होती है 10, 135 की वैल्यू कितनी आती है -1। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया। अगर के 1 आ गया तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालो, टी हाफ। बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ln2/k। ठीक, तो यहाँ पे ये ट्विस्ट था, आप 0.693 यूज नहीं करोगे, कितना यूज करोगे आप 0.7। तो टी हाफ के लिए आ गई 0.7/1, दैट इज 0.7। मुझे बता सकते हो हाफ लाइफ किस में आएगा, टाइम कौन सी यूनिट में आएगा, सेकंड में आएगा, आर में आएगा, मिनट में आएगा। तो यहाँ टाइम किस में दिया है, मिनट में दिया है ना, तो ये टाइम भी किस में आएगा आपके पास, मिनट्स के अंदर आएगा। सब कुछ टूट रहा है, चौक ही गायब हो गया। ठीक है, तो ये टाइम आपको मिल गया मिनट्स में, हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको बताना है 3.5। अब आप ध्यान से देखो, क्या गिवन टाइम हाफ लाइफ का मल्टीपल है ना, तो यहां से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो, कितनी 3.5 अपॉन 0.7, दैट वुड बी 5। सही है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1/2 टू द पावर 5। आई थिंक 2 टू द पावर 5 32 ही होता है, तो इतना रिएक्टेंट बचेगा। आप चाहो तो इसे परसेंटेज के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर बनाकर पूछे जा सकते हैं, तो इनका आप ध्यान रखें। क्लियर, चलो तो मूव करते हैं अपनी एक लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर देखो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी ना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो ये एक फाइनल प्रॉपर्टी नहीं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं देकर दो अलग अलग टाइम इंटरवल पर वो आपको कंसंट्रेशन देता है। तो हम इसकी हेडिंग वैसे डाल रहे हैं कि व्हेन कंसंट्रेशंस एट टू डिफरेंट टाइम आर गिवन। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो नॉर्मल तरीका होता है कैलकुलेशन के थ्रू, और एक सीधा तरीका होता है लॉजिक के थ्रू, आप उसमें मूव कर सकते हो। तो सपोज ये आपकी रिएक्शन है, ए गोज टू प्रोडक्ट्स। ठीक, टाइम टी इक्वल टू 0, उसने मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है, तो मैं मान लेता हूं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी कुछ ए नॉट। टाइम टी इक्वल टू T1, तो टाइम टी इक्वल टू T1 पर इसकी कंसंट्रेशन मैं मान रहा हूं AT1, और किसी भी टाइम t इक्वल टू T2 पर मैं इसकी कंसंट्रेशन मान के चल रहा हूं AT2। ठीक, अब आपको क्या करना है, T1 T2 और AT1 AT2 इन वैल्यूज से इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका आप क्या करो, पहले इस टाइम इंटरवल के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो। तो k इक्वल टू क्या बनेगा 2.303 अपॉन T1 लॉग क्या बनेगा, देखो A नॉट अपॉन AT1, क्योंकि हम टाइम T1 की बात कर रहे हैं, है ना, टाइम T1 तक इतना ही बचा है। अभी देखो उसने क्वेश्चन में ना आपको A नॉट दिया नहीं है, ये आपने माना है, तो आपको इस A नॉट को एलिमिनेट करना होगा। ठीक, चलो कर लेंगे। सेकंड आप लिखो इस वाले टाइम इंटरवल के लिए, तो मैं इनको रिप्लेस कर रहा हूं। देखो T1 को इधर ले जा रहा हूं और K1 को K को इधर ला रहा हूं, ये इक्वेशन 1 बन गया। सेम इस तरह आप इस टाइम इंटरवल के लिए लिख सकते हो T2। बताओ T2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2.303 अपॉन K लॉग टू द बेस 10
ए नॉट अपॉन ए टी टू होगा तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका ये, सही है। तो ये T1 ये T2। अब आपको ए नॉट का एलिमिनेट करना है, तो अब सिंपल क्या करो, दिस माइनस दिस कर दो। तो जैसे आप दिस माइनस दिस करोगे T2 माइनस T1 बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 2.303 अपॉन के, तो कॉमन दिस माइनस दिस, तो log A माइनस log B क्या बन जाएगा, log A अपॉन B। तो इक्वेशन क्या बनेगा, log ए नॉट अपॉन ए टी टू, ये माइनस होगा तो उल्टा कर लें इसको, तो इनटू क्या हो जाएगा ए टी वन अपॉन ए नॉट। देखो ए नॉट से ए नॉट गया, बताओ T2 माइनस T1 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, 2.303 अपॉन के log द बेस 10 81 अपॉन 82। एक तरीका तो है ये कि आप नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर से जाओ, दो अलग अलग टाइम इंटरवल को निकालो और उनमें से ए नॉट को एलिमिनेट कर दो। ये उससे भी अच्छा तरीका, देखो आंसर सेम आएंगे। आप क्या करो, ठीक है चलो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी है, आपको ये टाइम दिया है, टाइम T1 टाइम T2, तो आप क्या करो, टाइम T1 को मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक। अब अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है तो बताओ यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, ये T1 ये T2, तो बताओ यहां पर टाइम टेकन कितना होगा, हाँ बस टाइम टेकन आप कितना ले लो, T2 माइनस T1 होगा। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये टाइम टेकन। बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं K का फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या बनता है, 2.303 अपॉन टाइम टेकन कितना, T2 माइनस T1 log ए नॉट अपॉन AT, तो ये रहा ए नॉट 81 अपॉन 82। इनको एक्सचेंज कर लो तो यहां आ जाएगा T2 माइनस T1 और यहां पर आ जाएगा K। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां से कौन सा मेथड यूज करना है। मैं तो ये यूज करूंगा, लॉजिकल भी है, क्यों मैं 4 लाइन लिखूं जब मेरा काम 1 लाइन के अंदर हो रहा है। तो कभी भी दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशंस दी हुई हो, पहले वाले टाइम को इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो, दूसरे वाले तक पहुंचने का टाइम इंटरवल निकाल लो, वही टाइम टेकन होगा और सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हर एक कैरेक्टरिस्टिक पे मैंने आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम इन सबको मिलाकर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करें। तो 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको स्पेशल करवा रहा हूँ जिसमें सब कुछ कवर भी होगा और आपको हर एक क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपसे उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस सबका एप्लीकेशन एक साथ मिल सकता है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन इज दिस कि आपको एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, दैट इज NH2NO2 aqueous gives N2O gas प्लस H2O लिक्विड, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए आपको साथ में हाफ लाइफ भी दिया हुआ है विच इज 2.1 आवर, ठीक। और कह रहा है आपसे कि इफ 6.2 ग्राम NH2NO2 इज टेकन, देन कैलकुलेट। दो चीजें आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। पहला इज T99%, 99% डीकम्पोजिशन के लिए कितना टाइम लगा, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2O प्रोड्यूस्ड एट STP, ठीक। चलो ये आपको ट्राई करना है, और इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, आप LN2 को यहां पर 0.7 लेकर सॉल्व कर लें, तो 0.693 की जगह आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप कितना लेकर चल लो, 0.7 अपॉन के, है ना। अपन 0.693 बाई के लिखते तो इसको 0.7 बाई के लिख लेंगे। ये कैलकुलेशन के लिए, अपने आप से कभी कुछ मत मान लेना, वरना अप्रॉक्सीमेशन लग जाएंगे अपने क्वेश्चंस के, ठीक। तो ट्राई करो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।
तो देखो इस क्वेश्चन में आपको इसका इनिशियल मास दिया हुआ है और अभी इस वाले पार्ट में तो इनिशियल मास का कोई काम है ही नहीं, वो काम में आएगा यहाँ पर। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, T99% कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो अगर मैं T99% लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन 80। अगर 99% गया तो बचेगा कितना, 1%, यानी 0.01 A0 बच जाएगा 1%, या आप चाहो तो उसको 1/100 लिख लो 1%। A0 से A0 गया, ये ऊपर आके 100 बनेगा। बताओ log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, है ना। तो ऐसा करो ना आप, चलो लिख लो, जरूरत पड़ेगी। तो बन जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन के। अब आप देखो आपको हाफ लाइफ दिया है 2.1, क्या आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो के होता है ln2 अपॉन टी हाफ, ln2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.7, 2.1 1/3 हो गया। तो यहाँ पर के की रख दो 1/3, ये ऊपर आएगा कितना बनेगा 6 इंटू 2.303, करो मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 8 कितना हो गया 12 एंड 1, देखना है वैल्यू कितनी आ रही है, 6 इंटू 2.303, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 1 13, तो कितना हो गया 13.818, है ना। तो ये आ गया अपने पास T99%, सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने। चलो तो 13.1818 आवर्स ये हमारे पास होगा 99% कंप्लीशन में लगा हुआ टाइम। ठीक, चलो ये तो गया पहला पार्ट। फिर मूव करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। देखो सेकंड पार्ट क्या बनेगा, सेकंड पार्ट है कितना N2O प्रोड्यूस हुआ। अब आपको इस 6.2 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप इसका मोलर मास निकालो, ये कितना हो गया, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 32 और हाइड्रोजन 2, 4 2 जा 8, सॉरी 4 N2 6 एंड 8, तो 48 हुआ, 58 हुआ सिर्फ, 48 तो हुआ ये। तो ये ना मिस्टेक है इसमें, हाँ नहीं नहीं ये 6.2 ग्राम्स नहीं होगा, 0.1 मोल के हिसाब से निकाल रखा है ना इसने। अच्छा 28 होगा ना, 62 आ गया, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 62 हो गया, है ना। वो मोल्स आ जाएंगे 0.1 इसलिए। तो आप इसके मोल्स निकाल लो सबसे पहले, तो कितने हो गए 6.2 अपॉन 62, दैट इज 0.1। अब आप इस रिएक्शन को देखो, रिएक्शन क्या है आपके पास, NH2NO2 gives N2O गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये 0.1 मोल था। हम बात कर रहे हैं T99% की, मतलब 0.1 में से 0.1 का 99% जा चुका होगा। तो देखो ये कितना बनेगा, जितना ये डीकम्पोज होगा उसी के हिसाब से तो ये बनेगा। तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, बताओ इसके इतने मोल से ये कितना बनेगा, 0.099 मोल बनेगा। सही है, अगर ये 0.99 मोल बनेगा तो इसके आपको मोल मिल गए। बताओ क्या हम मोल से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं एसटीपी पर। बताओ मोल से वॉल्यूम एसटीपी पर निकालने के लिए क्या करते हैं, पीवी इंटू 10 नहीं करते, डायरेक्ट इंटू 22 पॉइंट क्या कर देंगे 7। एसटीपी डिफाइन कर दी ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो। 22.4 से भी करते हैं, लेकिन अब हम एसटीपी का कन्वेंशन कितना लेकर चलते हैं, 22.7 कर लो मल्टीप्लाई, तो 0.099 इंटू 22.7, जो भी आंसर आता है वही आपका वॉल्यूम ऑफ N2O गैस कलेक्टेड होगा। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट ऑर्डर में मिल सकते हैं, कॉपी करो। फिर हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। आपको एक रिएक्शन दी हुई है C4H8 और दिस कंपाउंड इज बेसिकली साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से आप बनाने जा रहे हो इथाइलिन, तो 2C2H4। ठीक, ठीक है, हीट करके बना रहे हो। इस रिएक्शन के लिए जो K है वो है
2.3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। ठीक, कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द मोलर रेशियो ऑफ इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन B1, तो कितने टाइम में इथाइलिन और साइक्लोब्यूटेन का जो रेशियो होगा, जो मोलर रेशियो होगा, वो कितना हो चुका होगा? 1 हो चुका होगा। ठीक, चलो तो करना क्या आपको? वही काम, पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, चलो तो ट्राई कर लिया होगा देखो आप लोगों ने क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। कैसे पता करेंगे ऑर्डर? के यूनिट क्या है के की? सेकंड इनवर्स। बताओ सेकंड इनवर्स कौन सी रिएक्शन के लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो पहली चीज तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा अब ये कह रहा है कि मोलर रेशियो ऑफ इथाइलिन टू साइक्लोब्यूटेन। थोड़ा रिएक्शन लिखो, C4H8 gives 2C2H4। ठीक है, यह है मान लो A, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और टाइम t इक्वल टू t पर इसमें से गया x। बताओ ये कितना बनेगा? 2x। 1 मोल से 2 मोल बनता है, x से 2x बनेगा। अब ये कह रहा है कि इस टाइम पर इथाइलिन और साइक्लोब्यूटेन का मोलर रेशियो यानी 2x अपॉन a माइनस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। बताओ क्या आप यहाँ से x सॉल्व कर सकते हो? तो सॉल्व करो, बताओ 2x किसके इक्वल हो जाएगा? a माइनस x के। इसको इधर भेजो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a/3 आ गया, a/3। तो बस x a/3 आ गया। तब आप यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी t की वैल्यू। इक्वेशन लगाओ, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log to the base 10 a upon a minus x होगा। तो आपको टाइम निकालना है t इक्वल टू 2.303 अपॉन k। k की वैल्यू कितनी है? 2.3 इंटू 10⁻⁻4 log a अपॉन a माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई? a/3। तो देखो इसको अप्रोक्सीमेटली उड़ा दूं 1 टाइम, 10⁻⁻4 ऊपर आ जाएगा, कितना बनेगा? 10⁻4 इंटू लॉग a कैंसिल, 3 LCM आएगा तो कितना बन जाएगा? 3/2। तो इसमें इसको log 3 माइनस log 2 लिख लो। बताओ log 3 कितना होता है? 0.47 और log 2 कितना होता है? 0.3, 3010। तो 0.47 में से 0.3 गया तो कितना बचेगा? 0.17। तो वैल्यू आ गई 0.17 इंटू 10⁻4 सेकेंड, या फिर 1.7 इंटू 10⁻3 सेकेंड विल बी द टाइम जब इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 1। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा ध्यान रखने चाहिए जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को क्या करेगा? आपसे रिलेट करवाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। कर सकते हो? चलो कर सकते हो। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन में 99% लोग गलती करते हैं, आप भी करोगे, देखते हैं करते हो या फिर नहीं। चलो देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये मेरे लिए आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर का अब आखिरी क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपनी प्रॉब्लम शीट से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन इज दिस कि आपको एक रिएक्शन दी गई है, ए गैस विच गिव्स यू सम बी गैस प्लस 2C गैस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, खैर छोड़ो क्यों लिखूं मैं इतना आपको। इस रिएक्शन के लिए आपको K दिया गया है विच इज 2.772 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो आपको दिख ही रहा है रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई है? फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि ऑन स्टार्टिंग विद 0.1 मोल ऑफ A in a 2-liter vessel, find the concentration of A after
250 सेकेंड्स। ठीक, चलो मैं आपको इसके ऑप्शंस भी देता हूं। ठीक, तो ऑप्शंस क्या है देखो एक सेकेंड इसके। तो देखो आपके आंसर्स हैं आंसर नहीं ऑप्शंस है। दूसरा ऑप्शन है आपका 0.025, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.05 और चौथा है आपका 0.1। ठीक, चलो देखते हैं आपने इसको सही सॉल्व किया या फिर गलत। ठीक है, ध्यान दो, ये आपको रिएक्शन दी गई है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस 2C गैस। ठीक, तो मैं इसकी कहानी सिखा दूं आपको। ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ से आप इस रिएक्शन का T½ निकाल सकते हो, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन वैल्यू कुछ ऐसी है। तो 0.693 अपॉन 2.772 इंटू 10⁻⁻, इसको आप सॉल्व करोगे ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 250 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो आपसे देखो पूछा भी आफ्टर 250 सेकेंड है, यानी ये पूछ रहा है कि एक हाफ लाइफ के बाद इस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी अगर शुरुआत में इसका कितना लिया गया है 0.1 मोल और जो डब्बे का वॉल्यूम है वो कितना है 2 लीटर। ठीक है, तो देखो जब टाइम 250 सेकेंड हो चुका होगा यानी T½ के बराबर होगा तो 0.1 में से 0.1/2 चला जाएगा, ये बनेगा जो बन जाएगा बनेगा। ये कितना बनेगा बताओ, 1 मोल से 1 मोल, तो इसका 0.1/2 गया तो ये भी 0.1/2 बनेगा और ये कितना बन जाएगा 0.1। ठीक, तो देखो ये बचा ए, मुझे ए की कंसंट्रेशन बतानी है तो बचे हुए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 2, वैल्यू आ गई 0.1/4, आंसर कितना हो गया 0.025 मोलर। तो अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये गलत है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 99% लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। वो गलती क्या है आप ध्यान से देखो, ये गैसियस रिएक्शन है, डब्बे का आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है 2 लीटर। ठीक, क्या कहीं पर क्लोज्ड रिजिड कंटेनर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यही आपको यहाँ पे सीखना है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि अगर कभी किसी गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है तो भी अगर गैसियस रिएक्शन से और मोल्स बदलेंगे तो साथ में क्या होगा वॉल्यूम भी बदलेगा। तो कभी आपसे कंसंट्रेशन पूछ ले तो उस केस में आप वॉल्यूम का चेंज मत भूलना। अब देखो वॉल्यूम कैसे बदलेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, ऑल्दो लिखा हुआ नहीं है पर हम मानकर चलेंगे कि रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स। क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही है इन जनरल कोई भी रिएक्शन कैरी करवाई जाती है तो वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही करवाई जाती है। तो देखो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो बताओ क्या मैं V2/V1 को N2/N1 लिख सकता हूं? तो V2 पता नहीं, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2, इनिशियल मोल्स कितने थे 0.1 जब रिएक्शन शुरू हुई थी। अब जब 250 सेकेंड्स गुजर चुके हैं तो बताओ इस कंटेनर में टोटल मोल्स कितने होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, आधा आधा 1, 0.1 प्लस 0.1 कितने हो गए 0.2, तो टोटल मोल्स हो चुके हैं 0.2, 0.1 से गया 2 × 2 वॉल्यूम कितना आ गया 4 लीटर। तो डब्बे का वॉल्यूम बदल के कितना हो चुका है 4 लीटर हो चुका है। बस यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी थी। इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए कितना बचा, इतना, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है 4, तो फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो बाय 8 और आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.0125 मोलर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आ रही बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई गैसियस रिएक्शन हो, कंसंट्रेशन पूछे तो मोल्स के साथ वॉल्यूम का चेंज आपको ज़रूर से कंसीडर करना होगा। तो ये थी अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस। सही है, तो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब आपका काम है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनकी प्रैक्टिस करना। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके लिए भी हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ सब कुछ कैलकुलेट करेंगे और फिर तीनों ऑर्डर की रिएक्शंस को कंपेयर करके हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। एक nth ऑर्डर भी अपने को कंप्लीट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।